पृष्ठभूमि बताने का प्रयास करूंगा कि इसका बैकग्राउंड कैसे बनता है। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, असहयोग आंदोलन और चोरी चोरा कांड हमने पढ़ लिया था। अब उसके आगे हम चल रहे हैं असहयोग आंदोलन के बाद। और जैसा कि मैंने कहा था कि गांधी जी भी जेल में हैं, इससे पहले वाले वीडियो मैंने समझाया था आपको। तो यहां पर आज हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद। यहां पर ध्यान रखना, जो पॉइंट आपका होगा, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर आपका जो पॉइंट होगा दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद, जैसे ही गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, उसके बाद एक्चुअल में कांग्रेस में दो समूह उभर कर सामने आते हैं। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि गांधी जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेते हैं, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ये एक पूरा ग्रुप जो है वो बेसिकली गांधी जी के विरोध में हो जाता है। लेकिन उससे बड़े रूप में हम समझें तो आप लोग ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस में दो समूह उभरते हैं। कांग्रेस में दो समूह उभरे, टू ग्रुप्स एमर्ज इन कांग्रेस में दो समूह उभरते हैं। और उन दो समूह में से एक समूह को इतिहास में हम कहते हैं परिवर्तनवादी। एक ग्रुप को हम कहते हैं परिवर्तनवादी। आप कहोगे सर ये कौन थे? ये बेसिकली वो थे जो कांग्रेस के परंपरागत कार्यक्रमों के साथ इनका कहना था बदलती परिस्थितियों में कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए। और आपको पता होगा असहयोग आंदोलन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कार्यक्रम में कि कांग्रेस चुनाव का बहिष्कार करेगी। जबकि यहां पर परिवर्तनवादी ये कह रहे हैं कि बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर कांग्रेस को 1919 के अधिनियम के तहत 1923 में जो चुनाव होने वाले हैं उन इलेक्शंस के अंदर भाग लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि हमें विधान परिषदों को संघर्ष का क्षेत्र बना देना चाहिए। मतलब अगर चुनाव हम जीतेंगे तो विधान परिषद पहुंचेंगे और विधान परिषदों को संघर्ष का क्षेत्र बना देना चाहिए और बाहरी संघर्ष को आंतरिक संघर्ष के साथ जोड़ देना चाहिए। मतलब सड़क पर कांग्रेस का संघर्ष चल रहा है उसको विधान परिषद तक पहुंचाइए और बाहर के संघर्ष को अंदर के संघर्ष से जोड़ दो, ताकि ब्रिटिश नीतियों का हम वहां पहुंचकर पर्दाफाश कर सकें। कहना तो बहुत अच्छा था। आपको सर किसने कहा? तो यहां पर जो परिवर्तनवादियों के नाम आते हैं उसमें पहला सबसे बड़ा नाम है सीआर दास का, चित्तरंजन दास, जिन्हें लोक बंधु चित्तरंजन दास कहते हैं, बंगाल के बहुत बड़े नेता थे और सुभाष चंद्र बोस के एक प्रकार से गुरु माने जाते हैं। और दूसरा नाम था जवाहरलाल नेहरू के फादर थे मोतीलाल नेहरू, और इलाहाबाद के बड़े नेता माने जाते हैं मोतीलाल नेहरू और बहुत बड़े वकील भी थे। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इस बात को रखते हैं कि कांग्रेस को बदलती हुई परिस्थितियों में चुनाव में भाग लेना चाहिए। अब जब यह बात रखी गई तो आप लोग ध्यान रखना, जो कांग्रेस का दूसरा ग्रुप था जिसको हम कहते हैं अपरिवर्तनवादी, आप कहोगे सर ये जो अपरिवर्तनवादी था ये ओरिजिनली कौन थे? तो ये बेसिकली गांधीवादी थे और गांधी जी ने इनको संकेत कर दिया था जेल से ही कि चुनाव में भाग नहीं लेना है। अब आप देखिए जो अपरिवर्तनवादी थे उसमें जो बड़ा नाम आता है वो बड़े नाम में एक नाम आता है सी राजगोपालाचारी का। सी राजगोपालाचारी आप लोग ध्यान रखना, बेसिकली कांग्रेस के बड़े मद्रास के नेता थे। नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और एक बड़ा नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आप लोग ध्यान रखना, सरदार पटेल तो इस साइड में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इस साइड में है और सरदार
वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, वो विट्ठल भाई पटेल इधर है, ध्यान रखना, विट्ठल भाई पटेल इस साइड में है। ये भी आप लोग यहां पर स्पेशली ध्यान रखोगे। तो कांग्रेस दो ग्रुप में बट गई है, एक ग्रुप ये था और एक ग्रुप ये था। जब इन्होंने कहा, किसने, परिवर्तनवादियों ने, कि हमें बदलती परिस्थितियों में चुनाव में भाग लेना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि अगर आपने चुनाव में भाग लिया, अगर चुनाव में भाग लिया, तो इनका कहना था कि अगर हमने चुनाव में भाग लिया तो राष्ट्रवादी उत्साह कमजोर पड़ेगा, राष्ट्रवादी उत्साह कमजोर पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही आपस में टिकटों को लेकर घमासान मचेगा कि मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो, टिकटों को लेकर घमासान मचेगा, इसलिए इस समय हमें चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसे करके दोस्तों ध्यान रखना, ओरिजिनली ये लड़ाई तो गांधीवादी विचारधारा के साथ में थी। गांधी जी से ये लोग असहयोग आंदोलन के बाद, उसकी वापसी के बाद से ही असंतुष्ट थे, तो इसलिए इस ग्रुप का मानना था कि अब बदलती परिस्थितियों में कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए। और गांधी जी इस समय जेल में है। अब क्या होगा, तो ध्यान रखना, यहां पर फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, आप कहोगे सर ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन और कौन सा वर्ष चल रहा है, 1922, तो आप लोग ध्यान रखना, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1922 में कहां पर हुआ, तो ये बेसिकली गया में हुआ। और गया कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है, वहां पर ये अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो बेसिकली सीआर दास ने की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यहां पर सीआर दास ने की। और ये जानकर आपको अचंभा होगा कि इसी अधिवेशन में ये प्रपोजल रखा गया, कौन सा प्रपोजल, कि कांग्रेस को बदलती परिस्थितियों में, कांग्रेस को बदलती परिस्थितियों में चुनाव में भाग लेना चाहिए, चुनाव में भाग लेना चाहिए, यह प्रपोजल रखा गया। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अधिकांश मेंबर गांधीवादी थे और अध्यक्ष थे अध्यक्ष थे परिवर्तनवादी सीआर दास। और उनका प्रपोजल ही फेल हो गया। मतलब जो अध्यक्ष है उनके मत को ही एक प्रकार से अस्वीकार कर दिया गया। अगर ये प्रपोजल फेल होता है तो इस प्रपोजल के फेल होने का मतलब होगा सीआर दास की बात को स्वीकार नहीं किया गया। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, ये जो प्रपोजल था, ये प्रपोजल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फेल हो गया, मतलब अस्वीकार हो गया। और जैसे ही अस्वीकार हुआ, कांग्रेस का जो 1922 का दिसंबर के अंत में जो गया अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन से दो नेता पूरी तरह से असंतुष्ट होकर बाहर निकल गए, जिसमें एक तो उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिनका नाम था सीआर दास। और यहीं से दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यहीं से एक नई पार्टी बनती है जिसको इतिहास में हम कहते हैं स्वराज पार्टी। और ध्यान रखना, स्वराज पार्टी अचानक एग्जिस्टेंस में आई है, मतलब दिसंबर 1922 तक तो सीआर दास कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और अचानक मतलब एक सप्ताह के भीतर ही ऐसा परिवर्तन हुआ कि 1 जनवरी 1923 को अचानक एक पार्टी एग्जिस्टेंस में आ जाती है जिसे इतिहास में स्वराज पार्टी कहते हैं, जिसे इतिहास में स्वराज पार्टी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना, इस पार्टी का वास्तविक नाम क्या था जिस समय स्टैब्लिश होती है। इस पार्टी का जो रियल नेम था, जो इसका वास्तविक नाम था, वो था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसका वास्तविक नाम क्या था, तो आप लोग ध्यान रखना, इसका जो रियल नेम है वो, इसका रियल नेम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी
इस पार्टी का वास्तविक नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, और इतिहास में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे केवल स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना इसी के अंदर कि इसका अधिवेशन जो है वो होता है मार्च 1923 में, और यहीं पर इसकी विधिवत स्थापना होती है। हालांकि मैंने एक बात तो कह दी आपको, विधिवत स्थापना तो इसकी स्थापना तो 1 जनवरी 1923 में होती है, लेकिन पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में जो विधिवत स्थापना है वो बेसिकली यहीं पर होती है, और यहीं पर विधिवत रूप से इसका पहला सम्मेलन हुआ मार्च 1923 में। और ये सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो ये सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी स्थापना भी कहां पर होती है? तो स्थापना भी इसकी इलाहाबाद के अंदर होती है। इलाहाबाद उस समय यूपी का बड़ा सिटी माना जाता था। अब आप कहोगे सर इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापकों में 2 नाम आता है। इसके अध्यक्ष बनते हैं चित्तरंजन दास। संस्थापक में 2 नाम आते हैं, सीआर दास और दूसरा नाम था मोतीलाल नेहरू का। ये 2 नाम आपको याद स्पेशली रखने हैं, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू का। सीआर दास इस पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं और मोतीलाल नेहरू जो है वो बेसिकली यहां पर इस पार्टी के सेक्रेटरी बन जाते हैं। इस पार्टी के सेक्रेटरी यहां पर बन जाते हैं। अब आप कहोगे सर कि ये पार्टी तो आपने कहा कि कांग्रेस के खिलाफत में हुई थी, तो फिर बाद में ऐसी क्या बात हुई कि ये पार्टी जो है स्वराज पार्टी के नाम से जानी गई? तो बाद में कांग्रेस के साथ में आप लोग ध्यान रखना, कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनाया गया, कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर का ही एक समूह है। मतलब स्वराज पार्टी कांग्रेस से अलग नहीं है। यह बात कौन कह रहे हैं? अपरिवर्तनवादी जो कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि उनको लग गया कि अगर हमने चुनाव नहीं लड़ा और स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा तो जो कांग्रेसी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सब के सब स्वराज पार्टी में चले जाएंगे, और निश्चित रूप से स्वराज पार्टी को सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि दूसरा कोई चुनाव लड़ने वाला है ही नहीं। तो कांग्रेस ने जो बैकग्राउंड तैयार किया उसका फायदा स्वराज पार्टी को मिल जाएगा। इसलिए यहां पर दोस्तों कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें कह दिया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर का ही एक समूह है, अतः जो चुनाव लड़ना चाहे वो स्वराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकता है। और इसी के साथ एक प्रकार से कांग्रेस का विभाजन होने से रुक जाता है, नहीं तो फिर सूरत अधिवेशन की तरह वापस बात आती। और दूसरा, इसके बाद आपको पता है 1924 के अंदर इस मामले को और बेहतर करने के लिए गांधी दास समझौता भी होता है। गांधी और सीआर दास के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ, जिसको हम देखने का प्रयास करेंगे। यह बेसिकली अंदर लेने का ही एक प्रयास था। अब आप कहोगे सर जिस स्वराज पार्टी की स्थापना हुई क्या उसको सफलता प्राप्त हुई? तो देखिए आप, सफलता कहां प्राप्त होगी? नंबर 1, स्वराज पार्टी को सफलता, और इस सफलता के डायमेंशन को मैं आपको इस प्रकार से समझा देता हूं। स्वराज पार्टी की सफलता को आप लोग ध्यान रखना, स्वराज पार्टी की सफलता, उसमें आप लोग ध्यान रखना कि 1919 का जो अधिनियम था, उस 1919 के एक्ट के आधार पर नवंबर 1923 में भारत में चुनाव हुए। नवंबर 1923 में चुनाव हुए, और जो इलेक्शन हुए उन चुनाव में नंबर 1 आप लोग ध्यान रखना, उस समय भारत में जो सेंट्रल असेंबली थी उस केंद्रीय सभा में 101 निर्वाचित सीटों में से 101 इलेक्टेड सीट में से 42 सीट स्वराज पार्टी जीतने में सफल रही। ये इसकी एक बहुत बड़ी सफलता थी कि सेंट्रल असेंबली में इन्होंने 42 सीटें जो
इलेक्टेड सीटें थी उसमें से 42 सीट जीत ली, बड़ी सफलता। नंबर 2, मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो दूसरा मैंने लिखा मिडिल प्रोविंस, मध्य प्रांत में इन्होंने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया, क्लियर मेजोरिटी इन्होंने प्राप्त कर ली। तो दूसरा पॉइंट आपका होगा मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत को प्राप्त करना। तीसरा पॉइंट आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, बंगाल में ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हैं। बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। ये पॉइंट भी आपको इसमें याद रखना है। और चौथा, और जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेंट्रल असेंबली का जो अध्यक्ष, जिसको आज हम स्पीकर कहते हैं, तो आप लोग देखना भारत का पहला स्पीकर अंग्रेजों के कार्यकाल में विट्ठल भाई पटेल थे। तो यहां पर उत्तर होगा 1925 में ये प्रसिद्ध स्वराजवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय सभा का अध्यक्ष बनाने में सफल रहे। तो ये तो इनकी सफलता हो ही गई। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 1922 से लेकर 1927 तक राष्ट्रीय आंदोलन में उत्साह बनाए रखा इन्होंने। राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने उत्साह बना के रखा, यह भी एक बड़ी बात थी। साथ ही साथ इन्होंने ब्रिटिश नीतियों का पर्दाफाश भी किया। ब्रिटिश नीतियों का इन्होंने पर्दाफाश भी किया। कुल मिलाकर उस अल्पकाल के अंदर इन्होंने सफलता प्राप्त की, यह हमें मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 1925 के अंदर सीआर दास का निधन हो जाता है, सीआर दास की डेथ होती है। और साथ ही साथ इसी समय स्वराजवादी पार्टी में कुछ सांप्रदायिक तत्वों का प्रवेश होता है, जिसके कारण स्वराज पार्टी अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है। इसलिए कहते हैं कि स्वराज पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आगमन उल्कापिंड साबित हुआ। उल्कापिंड का मतलब क्या होगा? उल्कापिंड अचानक आता है, तो स्वराज पार्टी का आगमन भी अचानक हुआ। अचानक आता है उल्कापिंड, लेकिन प्रभाव छोड़ता है। प्रभाव 100% छोड़ दिया, लेकिन जल्दी गायब हो जाते हैं। स्वराज पार्टी भी जल्दी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से गायब हो गई। इसलिए कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज पार्टी की भूमिका उल्कापिंड साबित हुई। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और हम पढ़ते हैं, और आपसे पूछे, अभी तक एग्जाम के पॉइंट से ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है कि मुडिन मैन कमिटी जो 1924 में बनी थी, इसका उद्देश्य क्या था? मुडिन मैन कमेटी 1924, आप लोग ध्यान रखना, ये बेसिकली सर एलेक्जेंडर मुडिन मैन के नेतृत्व में बनाई गई थी। सर एलेक्जेंडर मुडिन मैन के नेतृत्व में यह कमेटी बनाई गई और यह ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। ध्यान रखना, इस समिति का जो मूल उद्देश्य था, वो मूल उद्देश्य था क्या? कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा की जाए। 1919 के अधिनियम की समीक्षा की जाए, उसकी कमियों को दूर किया जाए। इसके लिए लगातार एक पार्टी दबाव बना रही थी। उस दबाव बनाने वाली पार्टी का नाम क्या था? दबाव बनाने वाली पार्टी जो ये कह रही थी कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा होनी चाहिए, उसका नाम था स्वराज पार्टी। तो आप लोग ध्यान रखना, स्वराज पार्टी के दबाव में आकर उस समय की ब्रिटिश सरकार ने
ब्रिटिश भारतीय सरकार ने एक कमेटी गठित की जिसे मुडिनमैन कमेटी कहा जाता है। इस कमेटी में कई भारतीय भी थे, जैसे सर शिवा स्वामी अय्यर। ध्यान रखना, ये नाम तो नहीं पूछेगा लेकिन जस्ट बता रहा हूं, सर शिवा स्वामी अय्यर भी इसमें थे। साथ ही साथ आरपी प्रांजपे, सर तेज बहादुर सप्रे और मोहम्मद अली जिन्ना इस कमेटी में शामिल थे। तो ये पॉइंट्स याद रखना। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मुडिनमैन कमेटी कब बनी थी? 1924 में। किसके नेतृत्व में? सर अलेक्जेंडर मुडिनमैन के द्वारा नेतृत्व बनी थी और ब्रिटिश भारतीय सरकार ने गठित की। स्वराज पार्टी डिमांड कर रही थी कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा की जाए। अब हम चलते हैं कि सबसे बड़ी समीक्षा करने वाला कमीशन कौन सा था। तो आगे बढ़ोगे तो एक नाम आएगा और वो नाम दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, हेडिंग मैंने डाल दी है साइमन कमीशन। यहां से भी आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि गांधी डायरेक्ट अटैच इसके साथ में नहीं है। साइमन कमीशन एक एक पॉइंट में आपके सामने क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको 1919 के अधिनियम पर। तो आप लोग ध्यान रखना, जो 1919 का अधिनियम था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, उस 1919 के अधिनियम का अंतिम बिंदु था, ये लास्ट पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट क्या था कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी और इसके लिए ब्रिटिश सरकार एक वैधानिक आयोग भारत में भेजेगी। तो आपसे पूछे कि जो साइमन कमीशन का आगमन हुआ है, वो आगमन क्यों हुआ है? क्योंकि 1919 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि इस अधिनियम की 10 वर्ष बाद में समीक्षा की जाएगी। इसलिए ब्रिटिश सरकार 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए इस कमीशन को भारत में भेजती है। तो यहां से फिर क्लियर हुआ कि साइमन कमीशन जो था, इस कमीशन का ऑब्जेक्ट क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका सीधा सीधा उद्देश्य 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना और एक नए अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार करना। 1919 के अधिनियम की समीक्षा भी करना और प्लस नए अधिनियम का या नया एक ड्राफ्ट भी प्रेजेंट करना कि अगर आप समीक्षा करते हो और कहीं पर कमी आती है तो उसका नई ड्राफ्टिंग क्या होनी चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्ट था। आप कहोगे सर ये जो कमीशन इंडिया में आया, ये किसके नेतृत्व में आया था? तो उत्तर होगा ये बेसिकली सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत आता है। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में यह कमीशन इंडिया में आया था। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। यहां पर आप लोग ध्यान रखना, इसमें जो टोटल मेंबर थे वो संख्या 7 थी और ये 7 के साथ सभी अंग्रेज थे, मतलब कमीशन के हेड सहित सभी अंग्रेज थे। इसी बात को लेकर अंग्रेज के खिलाफ भारतीय नाराज होंगे। साइमन कमीशन। अब आपको सर कुछ ऐसे पॉइंट बता दो ना जो अभी तक हमारे एग्जाम में पूछे ही नहीं गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, आपसे पूछे कि साइमन कमीशन का गठन या इसकी नियुक्ति बेसिकली किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग ध्यान रखना इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती है जो लंदन में है। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। आप कहोगे सर उस समय ब्रिटिश सरकार किस पार्टी की थी, तो उस समय ब्रिटिश सरकार थी कंजर्वेटिव पार्टी की। कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि उस समय जिसमें साइमन कमीशन आ रहा है, कौन सी पार्टी ब्रिटेन के अंदर सत्ता में थी, तो उत्तर होगा कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी। और ब्रिटिश पीएम कौन था, तो ध्यान रखना उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है वो ब्रिटिश पीएम स्टैनली था। ब्रिटिश पीएम उस समय कौन है, स्टैनली था। अब वापस मैंने क्या बोला
कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? ब्रिटिश सरकार करती है। ब्रिटिश सरकार उस समय किस पार्टी की थी? कंजर्वेटिव पार्टी की थी। कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से कौन सा व्यक्ति पीएम बना था ब्रिटेन का? तो स्टैनली उस समय पीएम था। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने यहां पर लिखा नियुक्ति, ये नियुक्ति कब हुई थी? तो ध्यान रखना, ये नियुक्ति बेसिकली नवंबर 1927 में इस कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है, इसकी नियुक्ति होती है। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना, जैसे ही ये नियुक्ति होती है आपसे फिर एग्जाम में एक प्रश्न बनेगा, और वो प्रश्न आपका होगा कि भारत संबंधी या भारत का पहला वैधानिक आयोग किसको कहा जाता है? भारत का पहला वैधानिक आयोग किस कमीशन को कहा जाता है? वैधानिक आयोग किस कमीशन को कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा साइमन कमीशन। इसका उत्तर होगा साइमन कमीशन भारत का पहला वैधानिक आयोग माना जाता है, जो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए भारत आएगा। फिर एक बात आप कहोगे सर हमारे यहां थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है, किस बात की? कि सर आपने यह लिखा कि 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, तो फिर ये 2 वर्ष पहले क्यों आया? ये कमीशन 2 वर्ष पहले क्यों आता है? तो आप लोग ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा कि ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और उन चुनावों को देखते हुए उस समय की सत्ताधारी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी भारत का भविष्य लेबर पार्टी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती थी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे भारत में बीजेपी कांग्रेस है, उस समय ब्रिटेन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्टीज थी, वही आज है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी को ऐसा लगा कि हो सकता है कि आने वाले चुनाव में हम चुनाव न जीत पाए और लेबर पार्टी की सरकार बन जाए, तो लेबर पार्टी क्या करेगी हमें नहीं पता, लेकिन भारत जैसे महत्वपूर्ण उपनिवेश का फैसला हमें चुनाव से पहले कर देना चाहिए। इसलिए इन्होंने जानबूझकर इस कमीशन को भारत में 2 साल पहले भेज दिया। फिर आएगा सर जब यह कमीशन आ रहा था तो भारत में इसका विरोध क्यों हुआ? कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। देखिए आप, सबसे पहले यह हेडिंग मैंने यहां पर डाल दी, साइमन कमीशन। कुछ पॉइंट्स जो रह रहे हैं वो यहां अपन कर लेंगे। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, साइमन कमीशन जो है इसकी नियुक्ति जो है ये नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार कर देती है। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार देती है। लेकिन भारत कब आता है ये? तो भारत आया, और भारत में कहां पर आया? तो भारत में आता है ये बॉम्बे बंदरगाह पे उतरता है, और ये बात है लगभग आप मान के चलिए 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन इंडिया में आ जाता है। 3 फरवरी 1928 को जब 3, और इसकी नियुक्ति कब हो रही है? नवंबर 1927 में। और आपको पता नवंबर के बाद आएगा दिसंबर, तो दिसंबर 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां पर होता है? तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था वो मद्रास में हुआ। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं M.A. अंसारी। M.A. अंसारी दिसंबर 1927 मतलब नवंबर 1927 में जब ब्रिटेन में इसकी नियुक्ति होती है, और दिसंबर 1927 में भारत में मद्रास में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वहीं से इसके विरोध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और यहां पर कांग्रेस ने निर्णय लिया, कांग्रेस का क्या निर्णय था यहां पर?
कांग्रेस का निर्णय था कि इस कमीशन का हर स्तर पर एवं हर रूप में विरोध किया जाएगा। हर स्तर पर और हर रूप में इसका विरोध किया जाएगा। यह निर्णय यहां पर ले जाता है कांग्रेस का। अध्यक्षता किसने की थी? M.A. अंसारी ने। और यहीं से दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, निकल के आएगा साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, ये यहीं से निकलेगा। और दोस्तों जगह जगह साइमन कमीशन का भारत में विरोध होने लग गया। लेकिन कोई ये तो पूछ लो कि आप साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे हो? तो दोस्तों यहां पर फिर एक पॉइंट आएगा कि भारतीयों द्वारा इसका विरोध क्यों हुआ, भारतीयों द्वारा इसका विरोध क्यों? तो आप लोग दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, साइमन कमीशन का विरोध क्यों होता है? विरोध का पहला कारण था, नंबर 1, साइमन कमीशन के सभी सदस्यों का, साइमन कमीशन के सभी सदस्यों का अंग्रेज होना, साइमन कमीशन के सभी सदस्यों का अंग्रेज होना इसके विरोध का एक बड़ा कारण था। मतलब यह होगा कि उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय थे। अगर आप भारत से किसी का चुनाव नहीं कर रहे हो तो कम से कम ब्रिटेन में जो भारतीय मूल के उनके किसी व्यक्ति को भारत भेज दो ताकि वो भारत को समझ सके। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को भी यहां पर नहीं भेजा गया। अर्थात इस सभी सदस्यों का श्वेत होना, अंग्रेज होना इसके विरोध का पहला कारण था। और दूसरा, इन्होंने कहा कि अब हमारे में समझदारी आ चुकी है, अगर भारत संबंधी कानून बनता है तो उस कानून को बनाने का अधिकार भारतीयों को होना चाहिए, इंडियंस को उसका अधिकार होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट आप लोग समझने का प्रयास करना। सेकंड पॉइंट है आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन। आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन यहां पर होगा, उल्लंघन होगा। मतलब जिस क्षेत्र का कानून बनना चाहिए वो कानून उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा बनना चाहिए, परंतु यहां तो उल्टा हो रहा है। अंग्रेज हमारे भविष्य को निर्धारित कर रहे हैं, आपको क्या अधिकार है, कम से कम एक भारतीय तो ले लेते। और ऐसे करते करते दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध भारत में होता है। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जब हर कोई साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था तो कोई ऐसा भी था क्या जो साइमन कमीशन का समर्थन कर रहा हो? साइमन कमीशन का समर्थन करने वाली पार्टियां कौन सी थी? साइमन कमीशन का समर्थन करने वाली पार्टियां कौन सी थी? तो 2 पार्टियों का नाम आता है। एक तो थी मद्रास की जस्टिस पार्टी, एक तो थी मद्रास की जस्टिस पार्टी और दूसरी थी पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी। ये 2 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने साइमन कमीशन का सपोर्ट किया था। ये बिंदु भी आपको बहुत अच्छे से यहां पर याद रखना है। अब साइमन कमीशन की आगे की कहानी को बहुत अच्छे से आपको बताना पड़ेगा, वहां से आपकी भूमिका बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, जब भारतीय साइमन कमीशन का लगातार विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन का लगातार विरोध कर रहे थे, तो उस समय एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था जो लंदन में बैठता था। तो उस समय का जो भारत सचिव था, उस भारत सचिव ने भारतीयों को चैलेंज कर दिया। उस भारत सचिव का नाम था लॉर्ड बिर्किनहेड। क्या नाम था उसका? लॉर्ड बिर्किनहेड उसका नाम था। और ये लॉर्ड बिर्किनहेड जो है ये बेसिकली भारतीयों को चैलेंज कर देता है कि आप लोग इतना विरोध कर रहे हो,
मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप कानून बना के दिखा दीजिए, और आप जैसा भी कानून बनाएंगे हम उस कानून का, चाहे उपयोगी हो, चाहे सड़ा हो, चाहे गला हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उस कानून को स्वीकार कर लेंगे। और दोस्तों, यहां पर आप लोग ध्यान रखना, भारतीयों ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करते ही बनेगी नेहरू कमेटी, मतलब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय कमेटी बना दी जाएगी, और वो नेहरू कमेटी एक रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट को हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे वाली क्लास में मैं बताऊंगा क्या क्या नेहरू रिपोर्ट क्या थी, गोलमेज सम्मेलन क्या थे, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या थी। ये तीनों पॉइंट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। जो वीडियोस आपको भेज दी गए उसका बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। आज इतना ही। जय हिंद।